हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास दोनों पेपर के लिए है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो। ठीक है, तो दोनों की पैडागोजी है, इससे आपकी कवर हो जाएगी। बिल्कुल ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है वो हमने रखे हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सभी क्वेश्चन को आराम से करिए और सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे और हमको उनको इनकाउंटर करना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, आइए अपनी क्लास में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। मतलब एक क्लासरूम है, जैसे जो एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जैसे जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। मान के चलिए 20-25 बच्चे होंगे या कितने भी हो सकते हैं। तो सभी बच्चे हैं वो अपना अपना विचार रख रहे हैं, अपनी अपनी राय जो है वो एक टॉपिक पर दे रहे हैं। आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, मान लीजिए हिंदी के ही आप अध्यापक हैं, तो आप उनका जब आकलन करेंगे तो किस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। भाषा में प्रभाव, वो बोलते कितनी अच्छी प्रकार से हैं। विषय वस्तु में निपुणता, उनकी भाषा में कितनी अच्छी प्रकार से उनकी प्रोफिशिएंसी है। विभिन्न लेखकों के कथन, या इस चीज़ को चेक करेंगे कि वो कितने ज़्यादा लेखकों के कोटेशन को अपने प्रस्तुतिकरण में प्रयोग करते हैं। प्रस्तुतिकरण की शैली, वो किस प्रकार से किस स्टाइल में अपनी भाषा को रखते हैं, या शैली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शैली या स्टाइल। तब आप किस चीज़ के आधार पर बच्चों का आकलन करेंगे, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी। तो देखिए, भाषा में प्रभाव जे भी सही है, विषय वस्तु में निपुणता जे भी है। सभी लोग साथ ही साथ अपना स्कोर भी करते चलें, और प्रस्तुतिकरण शैली, इस पर भी आप ध्यान देंगे। लेकिन इस बात का भाषा के आकलन से कोई संबंध नहीं है कि एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा विभिन्न लेखकों के कथनों का प्रयोग करता है। हो सकता है उसने रट्टा मार लिया हो, उसका प्रभाव अच्छा ना हो, उसकी निपुणता भाषा में अच्छी ना हो, उसकी शैली ठीक ना हो, लेकिन अगर उसके लेखकों के कथन याद हैं तब इसी आधार पर हम उसका आकलन जो है वो नहीं कर सकते। तो थर्ड वाले को छोड़कर और सभी हो गए। अब देख लिए थर्ड कहाँ कहाँ पर है। ऑप्शन जो है इलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, तो 3 तो होंगे नहीं, बचा कौन, डी। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन हमको हैंडल आउट करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है, मतलब एक टीचर है, ठीक है, वो अपने बच्चों की पहले प्रारंभिक तौर में तो सिखाने में काफ़ी मदद कर रही है। लेकिन वो देखती कि जैसे हमारे बच्चे धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं, वो अपनी मदद को वापस लेती जाती है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है। तब अध्यापिका क्या कर रही है, जो टीचर है वो क्या कर रही है, विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। क्या कर रही है, तो सीधी सी बात है, वो क्या कर रही है, वो विद्यार्थियों की मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। इसको वाइगोट्स्की जी के अगर शब्दों में हम कहेंगे, तब वो बच्चों को इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करा रही है। क्या करा रही है, इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, इसको पाढ़-मचान ढांचा भी कहते हैं, या वो जिसको मदद कहते हैं, अस्थायी तौर पर की गई मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, सॉरी, भाषा की कक्षा में देखिए कैसे क्वेश्चन है, लंबे लंबे लेंथी लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इनको करने में मजा लीजिए। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यकता हो, अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत प्रदान कर रही है।
मतलब जो अध्यापिका है वो भी उनकी मदद कर रही है उनकी बातचीत करने में। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है, तो मतलब किस सिद्धांत के आधार पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। जैसे जो क्लासरूम है, ये बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद सीख के बारे में जान रहे हैं, और अध्यापिका जो है वो इनकी मदद कर रही है इस काम में। तभी किस सिद्धांत पर आधारित होगा? व्यवहारवाद, अंतःक्रियात्मक, संज्ञानात्मक संकेत, सामाजिक सांस्कृतिक। तब जो सीधी सी बात है, अंतःक्रियात्मक, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, जिसकी बात किसने की है? लेव वाइगोट्स्की जी ने की है। चलिए आगे चलते हैं, साथ ही साथ सभी लोग अपना स्कोर भी करते रहें, सीखते रहें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन, ये कथन दिए गए हैं पहले, ठीक है, 1 2 3। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना, ठीक है। कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? ये 3 बातें तो कही गई हैं पहले, तब इस आधार पर आपको बताना है कि किस प्रकार के कौन से सिद्धांत का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तब इसमें जो है आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरण से नियम की ओर। बच्चों से पहले उनको उदाहरण दिया गया, उसके बाद उदाहरण से उनको नियम सिखाया जा रहा है, बिल्कुल स्पेसिक से सामान्य की ओर उनको सिखाया जा रहा है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत लगेगा? ठीक है, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक। देखिए अगर क्वेश्चन लेंथी है, समझ में नहीं आता, तो 1 से 2 बार उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तब चलिए आगे चलते हैं। तब इसमें कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तब इसमें सामग्री आधारित निर्देश होगा, ठीक है। कौन सा सिद्धांत? सामग्री आधारित। इसमें कंटेंट बेस्ड पढ़ाई की जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भी जोड़कर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित है, बच्चों को सीखने के कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है, ना कि उनको याद करने पर। बच्चे कौशल ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, तब इसको हम कहते हैं कंटेंट बेस्ड अप्रोच, सामग्री आधारित निर्देश या इंटरेक्शन। तो ये जावर राइट। देखिए पेपर में आपको 1 2 क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जो बिल्कुल भी अलग होगा, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ गया, ठीक है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, 1 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आते भी हैं जिनका आपको कुछ भी पता नहीं होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह, ठीक है, लास्ट मंथ, पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही? मतलब एक अध्यापिका है, उसने लास्ट मंथ में एक एक्टिविटी क्लासरूम में कराई थी, ठीक है, या चर्चा पर चर्चा कराई थी, तो अब वो बोल रही है कि जो मैंने 1 महीने कराया था पहले, अब उसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो अध्यापिका ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? लिखित विमर्श चिंतन, वाचिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन, अप्रकाशित विमर्श चिंतन। तो उसका क्या है? तब अगर 1 महीने पहले जो जिसने भी अच्छी प्रकार से सुना होगा, ठीक है, तो वो ही इस चीज़ के आंसर कर पाएगा, जिसने भी अच्छी प्रकार से परिचर्चा में भाग लिया होगा। तो यहाँ पर अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? अध्यापिका जो है वाचिक विमर्श चिंतन पर बल दे रही है। देखिए मैं आपको बता दूं,
मैं जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में लेकर आता हूँ ये बिल्कुल रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, लेटेस्ट के हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कठिन कठिन लगे, लेकिन ये कठिन नहीं है, बिल्कुल हमको यही क्वेश्चन करने हैं। सरल भी है, कठिन भी है। अगर मैं आपको केवल सरल ही सरल क्वेश्चन करवाता रहूँगा, और जो पेपर में तो बिल्कुल सरल नहीं आने वाले हैं, ठीक है, मीडियम भी आएंगे, टफ भी आएंगे, इजी भी आएंगे, तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो डरना मत कीजिए, क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है इसका मतलब, कोई बात नहीं, ऐसे दो क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो हमको जो है चैलेंज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। इस प्रकार से हमारा अप्रोच रहना चाहिए। आज से केवल 15वें दिन हमारा पेपर है। आज संडे का दिन है, इसके बाद एक संडे और है, उसके बाद अगले संडे को 7 जुलाई है, जिस दिन आपका पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, सभी का होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से असमान की पहचान कीजिए। मतलब 3 तो सही होंगे, ठीक है। असमान का मतलब एक ऐसा है जो इनमें से अलग है, मतलब ओनली है वाला जो क्वेश्चन, निगेटिव क्वेश्चन है ये। कुल मिला के आपको ये बात ध्यान रखनी है। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। हाँ, अर्जन तो होता है, स्वाभाविक है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। हाँ, अर्जन अचेतन होता है। ध्यान कीजिए, जो पहले वाले चैप्टर से संबंधित है, अर्जन और अधिगम से। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, बिल्कुल संबंध रखता है। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान प्रबल देता है। अब बताइए, जो भाषा का हमने आपको अधिगम अधिगम और अर्जन वाला पहला पार्ट ध्यान कीजिए, अधिगम और अर्जन पढ़ाया, उसमें मैंने अंतर बताया था कि जो अर्जन होता है वो अचेतन प्रक्रिया अपने आप होता है। इसके लिए कोई हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई हमको चेतित होकर नहीं बैठना पड़ता है, कंसाइसिस होकर नहीं बैठना पड़ता है। जबकि डी में ये कहते हैं कि हमको चेतन ज्ञान पर बल देना होता है, इसलिए ये गलत है। जो गलत है वो ही सही है, क्योंकि हमको असमान बताना, गलत वाला ही बताना है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। और ऊपर देख लिया करो, अगर यहाँ पर आ नहीं देखा तब इसका आंसर ही गलत हो जाएगा। आप इनमें से कोई लगा देंगे, ठीक है, जो कि गलत होगा। तो अच्छी प्रकार से हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? क्या है ये प्रकृतिवादी उपागम? रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रेसन, ब्लूमफील्ड, कोविन। अब याद कीजिए, आपको मैंने इंग्लिश की मैराथन क्लास में और हिंदी में भी शायद पढ़ाया है। आपको हाइपोथेसिस पढ़ाई है क्रेसन की, स्टीफन क्रेसन की, जिसमें इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं कि हम जो है सेकेंड लैंग्वेज है इसका भी एक्विजिशन कर सकते हैं, इसका भी अर्जन कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज का किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए इन्होंने 1 2 3 4 5 करके 5 जो है हाइपोथेसिस दी हैं। इसे ही कहते हैं प्राकृतिक उपागम, नेचुरल अप्रोच। कि सेकेंड लैंग्वेज को भी अगर हमको इन्वायरमेंट दे दिया जाए, तब सेकेंड लैंग्वेज को भी हम अर्जन करके सीख सकते हैं। इसकी बात किसने की है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, डिक्लेरेटिव नॉलेज में आएगा, ये सीधे स्टीफन क्रेसन। बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन और रीजन। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 2021 से। 2021 से पहले सीटेट में ये क्वेश्चन नहीं आते थे, असर्शन एवं रीजन वाले। इजी क्वेश्चन होते हैं, समझ लीजिए एक बार। अभिकथन क्या है? चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। मतलब आप चेतित अगर हैं, ठीक है, कंसाइसियस हैं, तब आपने कोई चीज़ अगर पढ़ी है, लिखी है, तब आप उसमें ठीक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप जो है कंसाइसिस माइंड में बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जांचने और सुधारने का हमको मौका देता है, चेतन के माध्यम से चीज़ों को हम ठीक करते हैं। कारण ये बता रहे हैं इसके पीछे, पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। बिल्कुल सही बात है, आपके पास टाइम होना चाहिए, और टाइम है तो चीज़ पर ध्यान देना भी जरूरी है, और नियमों का ज्ञान अगर हमको अपने आप से
खुद का ही नियमों का ज्ञान नहीं होगा तब हम किसी चीज़ को कैसे चेक कर पाएंगे। तो ये दोनों जो कथन हैं और कारण हैं दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं लेकिन सही दोनों हैं। तब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा लेकिन सही दोनों है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या है, दो कथन दिए गए हैं। तो पहले तो आपको दोनों कथनों को पढ़ना है, कथन ए कथन बी। फिर इसके आधार पर आपको लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन ए क्या है? ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी ऐसी लिखी है, कर्णपट है, कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। जैसे आप इसमें मोबाइल देख रहे हैं, अब मोबाइल पर जो मेरी आवाज़ है वो आपके कान के पर्दों पर पड़ रही है, तो इससे आप क्या है, आप हमको सुन पा रहे हैं। अगर आपके कान के पर्दों पर वो आवाज़ ना पड़े तब आप सुन ही नहीं पाएंगे, तो इसको आप श्रवण कहते हैं। बिल्कुल सही बात, इसको ही हम श्रवण कहते हैं, सुनना कहते हैं। बी क्या है? संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके दौरान सबसे पहले श्रवण मेन चीज़ है। ठीक है, तब इसमें जो है ये तो सही है, लेकिन बी वाला जो है वो क्या है? श्रवण। हाँ, श्रवण भी सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हमको अच्छी प्रकार से सुनाई नहीं देता, आपने कहा कुछ, ठीक है, और मैंने आपको उत्तर दिया कुछ, आपने कहा ठीक है, मैंने कहा हाँ, कहा मेरा नाम संजय है, आपने पूछा कुछ, मैंने उत्तर दिया कुछ। अगर मेरी जो श्रवण कौशल सही नहीं होगा तब मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें भी भाई दोनों सही है। ठीक है, सी इज राइट, ए और बी दोनों सही है। तभी तो लोग जो बहरे होते हैं ऊंचा सुनते हैं, वो उत्तर अलग देते हैं। क्वेश्चन कुछ पूछो उनसे। क्वेश्चन नंबर 10। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? नहीं, नकारात्मक क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ठीक है, नकारात्मक है, इसका आंसर हमको नकारात्मक ही देना है। आप एक टीचर हैं भाषा के, तो आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आपको कैसा होना चाहिए? आपको किस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए? विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, आपको विभिन्न भाषाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं हमको स्वीकार करना है सभी भाषाओं को। तब इसी को तो हम बहुभाषावाद कहते हैं। तब ये तो जो है सही बात है। सभी को एक समान समय देना, ये भी सही है। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। अब ये क्लासरूम है, इसमें अलग अलग संस्कृति के बच्चे जो बैठे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है जिस संस्कृति के बच्चे ज़्यादा हैं, मान लीजिए आप भी उसी जाति धर्म के हैं, तब आप केवल अपनी जाति धर्म या जो विशिष्ट बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी विशिष्ट वर्ग है आपने ले लिया, समाज मान लिया, आप उनकी कल्चर को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अब दूसरी कल्चर के बच्चों की आप मजाक बना रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना बिल्कुल। क्योंकि आपको सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको लेकर चलना है। तो इसलिए डी गलत हो गया और जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि हमको गलत वाला बताना ही। तो आप कभी भी टीचर बनेंगे ही, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तब जब आप टीचर बन जाए तो आपको सबका ध्यान रखना है, ऐसा ना हो किसी बच्चे को आप निगलेक्ट कर दें। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में किया जाना चाहता है? ठीक है, किस रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? मतलब कि वर्ड स्ट्रक्चर, जो शब्द होते हैं, जो शब्दों का अर्थ होता है, शब्दों के जो अर्थ निर्माण होता है, उसको किस चीज़ में पढ़ते हैं? स्वनिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम और वर्तनी विषयक। तब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो है, साउंड की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसको हम फोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोनीम कहते हैं।
PHONEME, फोनीम कहते हैं। साउंड की होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सोनीम। जब ये तो हो गई साउंड की। अब अगर वर्ड की पूछी जाए, शब्द की पूछी जाए, तब उसको हम कहते हैं रूपग्राम या रूपिम भी कहते हैं। आकृति मूलक सी। तो जो हिंदी है वो बिल्कुल अपने विशिष्ट रूप में लिखी गई है यहाँ पर सी। इसको रूपग्राम कहते हैं, इंग्लिश में इसको फोनीम कहते हैं। ठीक है, इसको मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। और वाक्य विन्यास, जिसको हम कहते हैं सिंटेक्स, और एक होता है अर्थ विन्यास, जिसको हम कहते हैं सीमेंटिक्स। ठीक है, अर्थ विन्यास। जब मैंने वो एग्जाम्पल लिया था कि आरती चाय खाती है या आरती चाय पीती है, वो वाला क्वेश्चन ध्यान कीजिए। तो इसका सी इज आवर राइट आंसर। अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, शब्दों की संरचना को हम क्या कहते हैं, रूपग्राम या रूपिम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, बिल्कुल लेंथी क्वेश्चन, बिल्कुल रियल। ऐसा नहीं केवल वन लाइनर ही मैं आपको पढ़ा दूं, वो कराना ठीक नहीं है। ठीक है, अपने आप से चीट करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, मतलब शर्मीले टाइप के, दब्बू टाइप के हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं। आप एक टीचर हैं, आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे शर्माए ना, ठीक है, संकोच ना करें, अपने प्रश्नों को हमसे पूछ लें। ठीक है, क्लास में इंटरेक्ट करें, बातचीत करें। तो आपको क्या करना चाहिए, उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल प्रोत्साहित करें को पूछने के लिए। कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, ये भी सही है। ठीक है, आप कोई खेल खिलवा सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करवा सकते हैं, उन बच्चों को आगे रखें। इससे का उन जो है संकेत, उनका जो संकोच कर रहे हैं वो छूट जाए। उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दें, ये भी बात से पुनर्बलन देने का मतलब होता है शाबाश, बहुत अच्छे। अगर वो कोई काम करें फिर भी ज़्यादा अच्छा ना हो पाए, तब भी आप उनको पुनर्बलन जरूर दें, पॉजिटिव, जिससे कि वे आगे कर पाएँ। चौथा क्या है, उन्हें कुछ और तरह के काम दे दें नहीं। अगर हाँ आप उनको अलग तरह के काम दे देंगे तो वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे, सभी बच्चों के साथ नहीं चल पाएंगे, और उनका संकोच जो होगा वो दूर नहीं हो पाएगा, वो हमेशा संकोची ही बने रहेंगे। तो चौथा आपको नहीं करना है। ठीक है, ये संख्या रोमन में लिखी है। ठीक है, ये हमारे न्यूमरल्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तब चौथा नहीं है। चौथा कहाँ कहाँ है, यहाँ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। आप इस प्रकार से अपनी क्लास में बच्चों का संकोच दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या होता है मुद्रित समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है, बताइए। एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुंझुने खिलौने हैं। कक्षा में पठन कोना, लर्निंग कॉर्नर। कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। कक्षा में ऐसा स्थान जहाँ विद्यार्थियों की कापियाँ, कास, प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखे जा सकते हैं। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी चीज़ें हैं बच्चों के द्वारा की गई हैं उनको प्रदर्शित करना। ठीक है, और उनको दिखावा करना। इसके लिए आप जो है दीवारों पर पेस्ट कर देते हैं, बच्चों की चार्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, या कोई भी उन्होंने स्पेसिफिक कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है उस काम को आप उनको शोकेस के लिए रख सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। सभी कहते हैं, एनईपी भी कहती है कि बच्चों को क्लास 1 से लेके 8 तक और क्लास 1 से लेके 5 तक तो मस्ट है आपको मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाना।
अब इन्होंने क्वेश्चन यहीं से उठा लिया और कह दिया कि ऐसा क्यों है, क्यों हमको बच्चों को मातृभाषा के ही माध्यम से पढ़ाना है, इसके पीछे कारण क्या है। अब बताइए कारण। यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना सरल है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। तब सीधी सी आता है, मातृभाषा में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अगर किसी भी भाषा को आप, चाहे वो थर्ड लैंग्वेज हो, फोर्थ लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उसको मातृभाषा से जोड़ कर सिखाएंगे तो वो अच्छी प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, तो यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है, इसलिए मातृभाषा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। जैसे मातृभाषा है, अभी ये तो मेरी मातृभाषा ही है, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है। अब मैं मातृभाषा की इंग्लिश है मदर टंग, अब मदर टंग कोई वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, और मैंने पूछा भाई मदर टंग को हिंदी में क्या कहते हैं, उसने कह दिया मातृभाषा। तो अब मेरे लिए जो है सीखना सरल हो गया इंग्लिश को भी। तो सेकंड लैंग्वेज हो, चाहे थर्ड लैंग्वेज हो, फोर्थ लैंग्वेज हो, वाट एवर जो भी है, ठीक है, तो उसमें हमको मदद मिलती है, इसलिए हमको सिखाया जाता है फर्स्ट लैंग्वेज में। ये इज आवर राइट ऑप्शन। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पकड़ो यहाँ पर नहीं, अगर नहीं नहीं देखा तब पूरा आंसर ही। तो अब देखिए, हमको क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, अलर्ट हो गए। अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा तब मान के चलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे नहीं है तो ऐसे वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सर्किल कर लिया करो, ठीक है, जिससे आप उनको समझ लें। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है, से संबंधित नहीं है। देखिए, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया की बात की है, सोशल इंटरेक्शन की बात की है, सही बात है। मदद या सहारा, ध्यान कीजिए, इसके फोल्डिंग, पाड़ जिसको हिंदी में कहते हैं पाड़, पाड़ मचान ढांचा, ठीक है, या इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग, मदद करना, अस्थायी तौर पर बच्चे की सीखने में की गई मदद। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसको हम कहते हैं ZPD, ठीक है, जो तीनों चीजें लाइव वाइगोत्स्की जी ने दी है। अब क्या नहीं दिया, भाषा अर्जन उपकरण, जल्दी से ध्यान कीजिए, किसने की है इसकी बात, मैंने आपको बहुत बार बताया है। LAD की बात किसने की है, लैंग्वेज एक्विजिशन की डिवाइस की बात LAD की बात की है नोम चोम्स्की जी ने। कौन सा पद संबंधित नहीं है, डी इज आवर राइट ऑप्शन। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अध्ययन के बारे में सही है। इसमें सही बताना है, 3 गलत होंगे, एक सही होगा, जो सही होगा वही हमको छांटना है। एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषा के विकास को बाधित करता है। क्या बात ये सही है? अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी सीखने में, ऐसा नहीं है। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है, बिल्कुल सही बात है। जो सभी लैंग्वेजें होती हैं उनका जो ज्ञान है वो सभी क्या है, वो इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक भाषा में प्रोफिशिएंट हैं तो आप दूसरी भाषा में भी प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट की जो लर्निंग है वो कैसी है, अंतर संबंधित है, इंटर डिसिप्लिनरी होती है। तो जो बी वाला है यही हमारा सही है। चलिए सी भी पढ़ लेते हैं। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई, कि अगर आपको मातृभाषा का ज्ञान अच्छा है तब आपको जो सेकेंड लैंग्वेज अगर सीखेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो गलत बात है, सहायता मिलेगी। लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता, ये क्या बात है, हम समानांतर भी भाषाओं को सीख सकते हैं। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? देखिए, जब मैंने आपको एनसीएफ पढ़ाई है, जिसने भी ना पढ़ी हो तो वीडियो में पड़ी हुई है, यूट्यूब पर मैंने बनाई है, आप देख लें जाके उसको। लगभग 20 मिनट की वीडियो है एनसीएफ के ऊपर। बिल्कुल आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपने एनसीएफ को देख लिया। तो एनसीएफ 2005 कब आई थी? 5 में, और 5 ही सिद्धांतों पर आधारित है। अब आप ध्यान कीजिए कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों को उनकी रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये तो सही है सिद्धांत। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम आधारित ना हो, हाँ ये भी सही है। अधिगम जो है वो सीखने पर आधारित हो, ना कि रटने पर। पाठचर्या को इस प्रकार से संबद्ध करना कि वे बच्चों के समग्र विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, केवल जो है बुक सेंट्रेड ना हो, ये भी बात सही है। एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना नहीं, आपको एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका नहीं निभानी है, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है एनसीएम में। तो ए भी है, ए भी है, ए भी सही है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? डी वाला नहीं है। जो नहीं है वो ही क्या है? सही होगा, क्योंकि हमको बताना है नहीं। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, लीजिए आ गया भाषा वाला क्वेश्चन। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जब बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों में जन्मजात भाषा को सीखने की क्षमता होती है। मुख्यतः यह विचार किसका, ये बात किसने की है? लेव वाइगोट्स्की, यल यस, इनका पूरा नाम तो जो था यल यस वाइगोट्स्की था, ठीक है, वाइगोत्स्की। लेव सिमोनोविच वाइगोट्स्की था। इवान पेवलव, नोम चोम्स्की, जीन पियाजे। तो ये लेडी की बात, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात, भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है, इसकी बात नोम चोम्स्की जी ने की है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, किस ओर इंडिकेट करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, उसको व्याकरण के नियम नहीं आते हैं। नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ ना होना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। तब देखिए जो लड़की है शर्मिला है, वो जो नियम है उनका बहुत अति सामान्यीकरण कर रही है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। कैसे? जैसे मैंने चाट खाई बिल्कुल सही है, लेकिन उसने फिर मैंने हंसी, मैंने नहीं, यहाँ पर मैं होता, लेकिन मैं की जगह पर भी उसने जो है मैंने का यूज कर दिया। वो क्या कर रही है? वो कहीं का नियम कहीं पर लगा दे रही है, नियमों को बहुत ज़्यादा सामान्यीकरण रूप में ले रही है। सो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, नियमों का अति सामान्यीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए। लोकगीत, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्यों लोकगीतों को क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए? इसके पीछे तर्क क्या है, बताइए। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? नहीं, ऐसा तो कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि लोकगीतों को बढ़ावा देना हो हमारा। लोकगीत गाए जा सकते हैं, हाँ गाते तो हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। केवल जो भी हमारे, जहाँ पर आपको केवल मिल जाए, मात्र मिल जाए, ओनली मिल जाए, एट लीस्ट मिल जाए, इनएप्रोप्रिएट मिल जाए, वो सब गलत होते हैं, तो ये गलत है। भाई कहानी के भी माध्यम से हम सिखा सकते हैं, कविता के भी माध्यम से बच्चों को दे सकते हैं। ये कहते हैं केवल लोकगीतों के माध्यम से ही हम प्राचीन अपनी मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि गलत है। क्या है? इससे बच्चे सांस्कृतिकगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, हाँ ये बात सही है। अपनी जो बच्चे हैं संस्कृति से जुड़ते हैं, तो जुड़ने का लोकगीत भी हो सकते हैं एक,
ठीक है, कहानी भी हो सकती है, कविताएं भी हो सकती हैं। केवल कहना कि लोक गीतों के ही माध्यम से आप पारंपरिक मूल्य सीखते हैं, ये बात गलत है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। आपने बच्चों को पाठ पढ़ा दिया, अब कहा ऐसा है सभी बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, इसके पीछे कारण क्या है, कैसा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं बताइए। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है। बताइए, आपने मान लीजिए बच्चों को पाठ एक पढ़ा दिया किसी भी विषय पर, जैसे हमारे वैज्ञानिक पाठ है, आपने इस पर आधारित पढ़ा दिया, फिर आप क्वेश्चन बनवा रहे हैं, तो क्यों क्वेश्चन बनवा रहे हैं? क्योंकि जो बच्चा जितनी अच्छी प्रकार से पाठ को सुनेगा समझेगा, वही क्वेश्चन ज़्यादा इरेज करेगा, वही ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, वही ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएगा। तो टीचर को इससे जैसे पता चलता है कि बच्चों की समझ कितनी ज़्यादा है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। किन बच्चों ने पाठ को अच्छी प्रकार से गहराई से समझा है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बताइए। लेव सिमोनोविच वाइगोट्स्की के अनुसार क्या है? भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, मतलब भाषा और चिंतन में कोई भी संबंध नहीं है। भाषा एक अर्जित योग्यता है। बताइए क्या है? तो मैंने आपको सीडीपी में पढ़ा। देखिए, सीडीपी जिसकी अच्छी है, सीडीपी पर जिसने कमांड कर ली, उसकी पैडागोजी भी अच्छी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि पैडागोजी का जो जन्म है निकली है वो सीडीपी से ही निकली है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। उसमें आती है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, तो वही पैडागोजी का प्रयोग इन सब्जेक्ट में किया जाता है भाषाओं के लिए। तब आपको पकड़ पहले सीडीपी पर अच्छी बनानी है। तब मैंने आपको पढ़ाया था, जिसने भी ना पढ़ा हो यहाँ पर पढ़ लें। देखिए, इन दो लोगों में डिस्कशन चलता है। एक तो है पियाजे, ठीक है, पियाजे भाई साहब हैं। दूसरे हमारे वाइगोट्स्की जी, वाइगोट्स्की जी। वाइगोट्स्की जी कहते हैं कि जो बच्चे की भाषा जो होती है, पहले बच्चे में भाषा आती है, फिर बच्चा सोचता है। तो इनके अनुसार बच्चे की जो भाषा है वो चिंतन को प्रभावित करती है। पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, पहले लैंग्वेज आती है, बाद में उनका डेवलपमेंट होता है, बाद में उनका विकास होता है। जीन पियाजे इसके जस्ट अपोजिट कहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे में पहले विकास होता है, ठीक है, पहले चिंतन आता है, उसके बाद उनमें भाषा आती है, पहले उनमें चिंतन आएगा, ठीक है। इनके अनुसार क्या है कि चिंतन भाषा को प्रभावित करता है। अब हम ऊपर देख लेना क्वेश्चन में किसके अनुसार पूछा गया है। अगर वाइगोट्स्की जी के अनुसार पूछा गया तब इसका आंसर होगा भाषा भाषा चिंतन को संतुलित या नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड। ये आपके लिए सीडीपी के लिए भी हो गया, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी सब्जेक्ट के लिए हो गया, ध्यान रखना। तो पहले भाषा है, बाद में बच्चे में चिंतन आता है। किसने कही है? वाइगोट्स्की जी ने। अब देख लीजिए ऊपर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है वाइगोट्स्की के अनुसार, तब इसका आ जाएगा भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। अगर यहाँ पर वाइगोट्स्की जगह पर पियाजे हो, मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, अगर पियाजे लिख देते तब इसका आंसर बी वाला सही होता। तब ऊपर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये कहते हैं चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वाइगोट्स्की के नाम से, तो हमको आंसर भी वाइगोट्स्की के अनुसार ही करना है। तब भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23।
भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड इनमें 3 कथन सही है, 1 गलत है। अब कौन सा गलत है वो ही छांट लीजिए, वही देखिए। भाषा अर्जन और अधिगम, चैप्टर नंबर 1 याद कीजिए, पेडागोजी का चैप्टर है जो हमने आपको बताया था। ठीक है, अर्जन, भाषा अर्जन और अधिगम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, चैप्टर नंबर 1। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है। क्या अगर आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, तो केवल आप शुद्धता एक्यूरेसी पर ही फोकस करेंगे, फ्लुएंसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे बच्चा 1 घंटे में 1 वर्ड बोल पाए, बस सही बोले, इस चीज पर आप फोकस करेंगे नहीं, तो ये बात गलत हो गई। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है, ये तो बात सही है। समृद्ध भाषा परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी बात सही है। तो बी वाली गलत है, जो गलत है वो ही सही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में हमको नहीं वाला बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका, बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, बहुसांस्कृतिक का मतलब होता है मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड वाली कक्षा में भाषा सिखाने के बारे में कौन सा विचार उचित है भाषा सिखाने के लिए। इसमें उचित है, अगर यहाँ पर अनुचित होता तब इसका उत्तर बदल जाता। उचित है, आप किस प्रकार से अच्छी प्रकार से बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं, किसमें, जो कि क्लास कैसी मल्टी कल्चरल है, जिसमें अलग अलग कल्चर के बच्चे पृष्ठभूमि के बैठे हुए हैं। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए, मतलब डंडा मार मार के उनको सिखाना चाहिए। तो देखिए, जो भाषा परिवेश अगर वर्ड आपको कहीं पर भी मिल जाए, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है और ये सही होता है। तो हमें सबसे पहले सभी बच्चों के लिए, जिस भी कल्चर के बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, तो उनको उसी प्रकार से हमको ट्रीट करना है, उसी प्रकार से हमको उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, जिससे वो अच्छी प्रकार से सीख पाए। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। ये तो आर्टिज्म जो है, ये तो मैंने अपनी तरफ से अभी लिख दिया प्रिंट करते टाइम, केवल इतना लिखा था, स्वालीन विकार, आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा। अब बताइए क्या होता है ये, मान लीजिए बिल्कुल हिंदी में लिखा, इसको आर्टिज्म कहते हैं, ठीक है। अब आर्टिज्म क्या है, आर्टिज्म एक डिसऑर्डर है, विकार है, जिसमें, सीख लीजिए, जिसमें जो व्यक्ति है वो रिकरिंग एक्शन करता है, एक ही काम को बार बार करता है, और उसके जो सामाजिक संपर्क होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो लिमिटेड होता है, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखता है, बाहर निकलता बैठता नहीं है, लोगों से, सोसाइटी से वो मतलब कम रखता है, और अपने काम को, किसी भी काम को बार बार वो करने का प्रयास करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ऑटिज्म की बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है, इसको हिंदी में स्वालीन विकार कहते हैं। तब बताइए, मैं बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, गलत। सामाजिक अंतःक्रिया संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या मैंने आपको बताया, जो वो सोशल इंटरेक्शन वगैरह है, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिकरण उसका कम होता है, और जो वो सीखने में और दूसरों के साथ वो मिलने जुलने में कम भाग लेता है, अपने काम को बार बार करता है, तो उस बच्चे को स्वालीन विकार होता है, इट इज कॉल्ड ऑटिज्म। सो वी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, बताइए।
कम्युनिकेटिव अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम क्या कहता है? भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, केवल स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होता है उस पर फोकस करना, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करना, मना करना, मातृभाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, बोलना कौशल पर बल देना। तो सीधी बात है, संप्रेषणात्मक कौशल का मतलब है कि बच्चों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाइए। ठीक है, संदर्भ जो वर्ड है, संदर्भ में भाषा प्रयोग जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, ये सही होता है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मतलब वो ऐसी कौन सी विधि है जो कहती है कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप, डायरेक्ट आप जोड़कर पढ़ाइए बच्चे को। जैसे आपने अगर हमको एक ये दी, ठीक है, अब मान लीजिए इसका नाम आपने कह दिया कि ये बुक है, तब आपने डायरेक्ट इसको बुक रख दिया, इसका नाम मोबाइल दिया, कहा इसका नाम मोबाइल है, इसको फ़ोन कहते हैं। तब मातृभाषा में कहता है क्या कहते हैं, डजन मैटर। तब ऐसी कौन सा मेथड है जिसमें हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं? द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, इसमें तो बहुत करते हैं, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, डीएम डायरेक्ट मेथड जो होता है, इसमें हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 हमारी है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं बताई गई है? जो इसकी 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी चीज का उल्लेख नहीं किया गया है? यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। कितनी गलत बात लिखी गई है, जबकि एनईपी में ये लिखा गया है कि बच्चों को एटलीस्ट 8th क्लास तक आप उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे, ठीक है, जहाँ तक संभव हो, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छी प्रकार से सीखते हैं। और ये उसका उल्टा बोल रहे हैं कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषा नहीं सीख पाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, और जो गलत है वो ही सही है। तो इसमें तो हमको बहुत आसानी से पहला ही ऑप्शन सही है, इसमें आगे हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इज आवर राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें हैं, पढ़ना और लिखना सिखाने की जरूरत बच्चे के घर की भाषा, देखिए है, घर की भाषा मतलब मदर टंग में होनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा बेहतर तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल 100% सही है। बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें सही हैं, ये याद कर लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तब ये सही होंगे। बी सी डी तीनों सही है, याद कर लीजिए, मातृभाषा से संबंधित। ये वाला सही नहीं था, जो सही नहीं है वही हमारा उत्तर सही है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव। ये वाले क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत होते हैं जो निगेटिव वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नाम चॉम्स्की जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। नाम चॉम्स्की इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। मतलब जो नोम चॉम्स्की थे, इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और बच्चों के माइंड में एक डिवाइस होती है जिसका नाम इन्होंने क्या बताया था, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसके साथ ही साथ एक इन्होंने और भी सिद्धांत दिया था, ये तो सभी को याद हो गया, LAD वाला। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल भी दिया था, जो ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण के नियम भी बच्चों के माइंड में बने होते हैं, बस उनको बाहर निकालना होता है भाषा की मदद से। और ये सभी संस्कृति, सभी भाषाओं में इनका जो सिद्धांत है वो लागू होता है। तब बताइए, कुछ भाषाओं के ज्ञान का आधार बनता है, सभी भाषाओं में नहीं, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है।
कुछ भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अधिगम का नहीं, अर्जन की बात की है। तो सबसे पहले इन्होंने तो CD तो ऐसे ही गलत हो गया, अर्जन की बात की है। कुछ भाषाएं नहीं, सभी भाषाएं, कोई भी भाषा हो कहीं भी बोली जा रही, सभी भाषाओं का जो अर्जन होगा उसका आधार ये लेडी होगा। और जो व्याकरण के नियम हैं वो बच्चों के माइंड में पहले से ही बने हुए होते हैं। इस बात किसने की है? ये बात नोम चोम्स्की जी ने की है। आप इनका नाम जो है वो प्लीज ध्यान में रखना, नोम चोम्स्की जी। लास्ट क्वेश्चन, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? जैसे मान लीजिए वो आज एक मोबाइल लेके आई गीतिका, और साथ में इसके चाहे आप कोई भी चीज़ लें, सिरप लें या कोई भी मेडिसिन आप परचेज करें वगैरह, या आप कोई वॉशिंग मशीन ले के आए, सभी का मैनुअल होता है जिसमें उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, हाउ टू ऑपरेट इट, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो सूचना के लिए गीतिका जो है मैनुअल को बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पढ़ रही है, किसी विशेष सूचना के लिए जल्दी जल्दी तेजी तेजी से पढ़ रही है। तब इस प्रकार के रीडिंग की जो सब स्किल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? आलोचनात्मक पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, बॉटम अप पठन, बताइए। तब जल्दी जल्दी पढ़ रही है तो नाम से ही क्लियर, सरसरी तौर पर पठन। सो दीज आवर राइट ऑप्शन। इंग्लिश में इसको स्कैनिंग कहते हैं, सरसरी तौर पर पठन। चलिए अपने क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। लास्ट में वही बात आप ध्यान रखिए, अब की बार सीटेट पास जैसे भी हमको करना है। हमारे चैनल का नाम क्या है? देखिए हमारा जो परिवार है वो है संजय अकेडमी, ठीक है। तब आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, और शेयर कर दिया करें। कम से कम एक बंदा 10 लोगों के लिए शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके और वो भी सीटेट को पास कर लें। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। इस क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एक तो हम अकेले बनाने वाले, अकेले बनाना भी है, डिजाइन भी करना है, ठीक है, रिकॉर्ड भी करना है, एडिटिंग भी करनी है, सब कुछ दुनियादारी का काम अपने ही आप करना है। अब ये 1 घंटे की क्लास को बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। ऐसे मानकर चलिए अभी प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा नहीं है बनाने की, इसे प्रिंट वगैरह कर पाएँ, टाइप वगैरह कर पाएँ, तो टाइम बहुत लगता है। तो प्लीज़ आप हमारे जो है मोटिवेट अगर करना चाहते तब सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और लाइक और कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी PDF आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, संजय सीटेट CDP, इसको आप सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।